आज हम राजस्थान में ताम्र पाषाण एवं ताम्र युगीन संस्कृति तथा लौह युग इसके बारे में समझेंगे। ताम्र पाषाण युग, ताम्र युगीन सभ्यता, आहड़ की सभ्यता, निवास स्थान, मृदभांड एवं बर्तन, मुद्राएं, मोहरें एवं उपकरण, मणियां एवं आभूषण, कृषि व्यवसाय एवं रहन सहन, गणेश्वर की सभ्यता, बालाघाट की सभ्यता और लौह युगीन संस्कृति, अन्य पुरातात्विक स्थल। तो आज हम ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता मतलब ऐसी सभ्यता राजस्थान में जब अधिकतर लोगों को धातु का ज्ञान हो चुका था और उन धातुओं से वे विभिन्न प्रकार के औजार बर्तन बनाने लग गए थे, जिससे कि ताम्र युगीन सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर था वो पहले की अपेक्षा काफ़ी विकसित हो चुका था। और धातु के ज्ञान से ही ये संभव हो सका कि लोग अपने जीवन में जो पहले उनको समस्याएं थी वो अब दूर हो पाए। तो पहले लोगों को धातु का जब ज्ञान नहीं था तो उस समय उन्हें औजार बनाने, लकड़ी को काटने, शिकार करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आज हम ताम्र युगीन सभ्यता के बारे में, ताम्र युग पाषाण एवं ताम्र युग संस्कृति के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो ताम्र पाषाण युग ऐसा युग जब पत्थर और तांबे का दोनों का कॉम्बिनेशन रहा। तो राजस्थान में पाषाण युग के मानव को धातुओं का ज्ञान धीरे धीरे होने लगा, मतलब अचानक नहीं, धीरे धीरे उनको ज्ञान हुआ। भोजन को पकाने के लिए पत्थरों की बनाई हुई भट्टी अथवा चूल्हे का उपयोग मानव ने जान लिया था, क्योंकि जब मनुष्य ने आग की खोज कर ली तो फिर उसके बाद भोजन पकाना आरंभ कर दिया और चूल्हे का भी उनको ज्ञान और आग का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ये भी उनको पता। तो हुआ क्या कि संभवतः भट्टी बनाने के काम के लिए धातु मिश्रित पत्थरों से भोजन पकाते समय पिघली दशा में जो धातु निकल पड़ी उसी से उन्हें धातुओं के अस्तित्व का ज्ञान हुआ। अब ये हुआ होगा कि उस समय के जो धातु मिश्रित जो पत्थर या जो भी मिट्टी या जो भी अवशेष थे, जब उन्होंने उसको उन चूल्हों में इस्तेमाल किया होगा तो उसकी जो धातु थी वो पिघलकर एक जगह इकट्ठी हो गई। तो ये जिज्ञासा का विषय बन गया कि ये क्या चीज़ है। तो जब उसकी कठोरता को देखते हुए तो ये मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई कि धातु का वो अनेक रूपों में उसको ढाल सकते हैं, गर्म करके आकार दे सकते हैं, उससे औजार भी बनाए जा सकते हैं, बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय। उसी से उन्हें धातुओं के अस्तित्व का ज्ञान हुआ। उस धातु को ठोक पीट कर उन्होंने कुछ अच्छे औजार बनाए जिनका उपयोग उन्होंने जानवरों का शिकार करने में किया। और मध्य पाषाण काल के बाद राजस्थान में ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल आरंभ होता है। मध्य पाषाण के बाद राजस्थान में कौन सा काल आरंभ होता है? ताम्र पाषाण काल, यानी ताम्र काल आरंभ होता है। इसके बाद ताम्र युगीन सभ्यता, ऐसी सभ्यता जिस सभ्यता में अधिक से अधिक ताम्र यानी तांबे की धातु का उपयोग किया जाता रहा। तो राजस्थान के विभिन्न भागों में तांबे की वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में ताम्र युगीन संस्कृति का भंडार मिला है, क्योंकि सभ्यता के लोग किस धातु का ज़्यादा से इस्तेमाल करते थे? तांबे का। इसीलिए सभ्यता का नाम ताम्र युगीन सभ्यता पड़ा। ये नाम से जानते हैं। राजस्थान के जिन स्थानों का उत्खनन किया गया उनमें ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति के दर्शन हमें मुख्य रूप से आहड़ की सभ्यता, ताम्र युगीन संस्कृति में हमें गणेश्वर और बालाघाट संस्कृति में दिखाई देती है। तो जो आहड़ की सभ्यता और
संस्कृतियों में इसकी झलक दिखाई देती है। आहड़ की सभ्यता, आहड़ सभ्यता कहाँ पर है ये मतलब, तो इसको देखेंगे। उदयपुर नगर से 2-3 मील की दूरी पर आहड़ एक कस्बा है। क्या है? कस्बा, जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज खंडर के ढेर में दबी पड़ी है। मतलब संस्कृति जो लोग रहते थे वहाँ पर जो उनके बनाए हुए भवन है, मकान है, वो खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो एक विशाल ढेर सा बन गया है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इस अघाट को था, इसे अघाट को या अघाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। कब? 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे अघाट को या अघाट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता था। 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में खनन कार्य, उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ। मतलब खोज की गई कि ये यहाँ कोई सभ्यता थी और उसका क्या क्या उसकी विशेषता, इसके बारे में ये दो लोग श्री अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल, इनकी देखरेख में उत्खनन का कार्य आरंभ होता है। और 1961 और 62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर H.D. सांकलिया के देखरेख में खुदाई का कार्य जारी रखा गया। तो बाद में जो सांकलिया हैं उनकी देखरेख में 61 और 62 में खुदाई का कार्य जारी रहता है और भी नई खोजें होती हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि आहड़ का जटिल समन्वित नागरिक जीवन निसंदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। मतलब जो जीवन का विकास हुआ वो अचानक नहीं, वो सदियों के विकास का परिणाम था, ऐसा मानते हैं दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ऐसी सभ्यता का विध्वंस कैसे हुआ? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूकंप, बाढ़ का प्रभाव, आक्रमण, विध्वंस के कारण हो सकते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, क्या ये सभ्यता के विनाश के क्या कारण रहे? तो उसमें गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी या भारी आक्रमण इस सभ्यता के विनाश के कारण हो सकते हैं। फिर इस निवास स्थान के बारे में समझेंगे कि जो आहड़ सभ्यता है, जो आहड़ के टीलों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पहले समृद्ध नगर रहा होगा। आहड़वासी पत्थर और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण करते थे। मतलब पहले ईंटों को बना लेना, फिर उसको धूप में सुखाना, उनको पक्का कर लेना, आग में नहीं, वैसे ही धूप में। तो इस प्रकार जब ईंटें सूख जाती थी तो उनसे क्या वो आहड़वासी पत्थर और ईंटों से अपना मकान बनाते थे। कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण करते थे। मुलायम पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। मकानों में कमरे विशेष रूप से बड़े होते थे, मतलब बड़े आकार में बनाए जाते थे। यहाँ बड़े कमरे की लंबाई चौड़ाई 33 गुणा 20 फीट तक देखी गई है। जो कमरे की लंबाई चौड़ाई है वो 33 गुणा 20 फीट तक देखने को मिलती है। फर्श बनाने के लिए लोग काली मिट्टी के साथ नदी की रेत भी उसमें मिला देते थे, जैसे कि मकान की सुरक्षा की दृष्टि से कि फर्श पक्का रहेगा तो ज़्यादा मिट्टी या गंदगी नहीं फैलेगी। इसके अतिरिक्त दीवारों में खिड़की दरवाजे भी अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिससे कि मकान हवादार बने रहे। और इसके अतिरिक्त मकानों के अंदर नाली व्यवस्था भी अच्छी प्रकार से की गई थी, जिससे कि गंदा जल, जो गंदा पानी है वो आराम से निकल जाए। तो निवास स्थान इनका उच्च कोटि का था। मृद भांड एवं बर्तन, उत्खनन से मृद भांड बड़े पैमाने पर मिले हैं। मतलब वो बर्तन जो वो इस्तेमाल करते थे लेकिन बाद में वो टूट फूट गए, तो ऐसे जो बर्तन हैं वो उत्खनन में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त लाल काले बर्तनों से पता चलता है कि आहड़ लाल काले मृद भांड वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। मतलब कैसे बर्तन? लाल काले मृद भांड वाले संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र आहड़। दैनिक उपयोग के बर्तनों में घड़े, कटोरियाँ, प्याले, मटके, भंडार
के कलश भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो मृदभांड मिले वो लाल काले बर्तन अधिक मिले हैं और इन बर्तनों में घड़े कटोरियाँ और प्याले मटके मिले हैं जो इनके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते थे। इसके बाद मुद्राएं, मोहरें जैसे उपकरण। आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ मुद्राएं स्पष्ट नहीं है। अब इन मुद्राओं का प्रयोग लेन देन में, वस्तुओं के लेन देन में किया जाता था। मुद्राएं ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मुद्राएं इस प्रकार की थी कि उनसे वस्तु को खरीदा और बेचा जाए वस्तुओं को। और मुद्राएं एक तरह से प्रतीक रूप में थी। मुद्राओं का जो अनगढ़ और बेडोल आकार में थी। तो ये मुद्राएं पक्की मिट्टी की, पत्थर की भी होती थी। इसके 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ मुद्राएं स्पष्ट नहीं है। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है, एक मुद्रा खुदाई मिली है उस पर त्रिशूल बना हुआ है। दूसरे में अपोलो खड़ा हुआ है, दिखाई देता है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यूनानी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। उत्खनन में कुछ पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरण मतलब औजार इस तरह से, और इनमें राम, सैकाश्म और स्फटिक मुख्य हैं। इनमें राम, सैकाश्म और स्फटिक मुख्य रूप से हैं। फिर मणियां एवं आभूषण। तो इस सभ्यता के लोग मणियों और आभूषणों के भी शौकीन थे। मणियों का प्रयोग आभूषणों का निर्माण करने में होता था। और आभूषण जो है स्त्री पुरुष दोनों ही धारण करते थे। आभूषण में स्त्रियां प्रमुख रूप से जैसे अंगूठी, करधनी, बाजूबंद और टीका, पाजेब ये धारण करते। पुरुष भी आभूषण पहनते थे, पर ज़्यादा मात्रा मतलब कानों में या इस तरीके कानों में प्रमुख रूप से आभूषण धारण पुरुष करते थे। तो आहड़वासी कीमती पत्थरों से जैसे धूमिल, स्फटिक आदि से गोल मणियां बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार वाले अंड भी लगाए जाते थे। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांश पकी हुई मिट्टी के मणकों पे थे। पकी हुई मिट्टी के मणकों थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थर भी थे। खुदाई में 2 प्रकार के मणके या मणियां प्राप्त हुई हैं। तो मणियों का प्रयोग ज़्यादातर आभूषणों में ही होता था। और आभूषण जो कि विभिन्न प्रकार के बनाए जाते थे, जिसमें स्त्रियों की विशेष रुचि थी और वही इसको धारण करती थी। कृषि, व्यवसाय एवं रहन सहन। तो आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। गिलुंड की खुदाई से और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ के जो इस सभ्यता के निवास, जो इस सभ्यता के लोग थे, वो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और फल, साग सब्जी, इसके अतिरिक्त बागान भी लगाते थे, जैसे आम के बाग और फलों के विभिन्न प्रकार के बाग। तो इस प्रकार इनके आय का स्रोत भी ये बाग, बगीचे, फसलें थीं। कृषि की सिंचाई प्रमुख रूप से तालाब, नहर, नदी और वर्षा के ऊपर निर्भर थी। और इसके अतिरिक्त पशुपालन भी इस सभ्यता के लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी उनकी आमदनी का जरिया था। इसके बाद उनका रहन सहन देखा जाए तो ये विभिन्न वर्गों के हिसाब से बटा हुआ था। जैसे कि उच्च वर्ग के लोग पक्के मकानों में और मतलब ज़्यादा उच्च स्तर का रहन सहन था, और वे अधिकतर उनकी स्त्रियाँ आभूषण धारण करती थी। और मध्यम वर्ग के लोग साधारण जीवन जीते थे, और निम्न वर्ग के लोग उससे भी साधारण तरीके से रहते थे। और रहन सहन का स्तर कुल मिलाकर इनका ठीक था, और प्राकृतिक जीवन एक तरह से ये इस सभ्यता के लोग जी रहे थे। तो कृषि व्यवसाय भी अपनी ठीक अवस्था में था। गणेशों की सभ्यता। गणेशों का टीला तहसील नीम का थाना जिला सीकर में काटली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। कहाँ पर है? तहसील नीम का थाना जिला सीकर, मतलब सीकर में जो तहसील है नीम का थाना, वहाँ में काटली नदी के उद्गम स्थल पर यह गणेश्वर सभ्यता स्थित है। उत्खनन में
सैकड़ों ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। मतलब तांबे के बने हुए औजार और उपकरण इसमें जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जिनको देखने से ही पता चलता है कि जो गणेश सभ्यता के लोग थे वह सभ्यता कितनी डेवलप थी। इनमें कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुरैया, मछली पकड़ने के कांटे, विभिन्न ताम्र आभूषण, मकानों के भी अवशेष मिले हैं। तो अगर हम इसमें अगर उपकरण देखें तो कुल्हाड़े, तीर, भाले और सुरैया और मछली पकड़ने के कांटे मिले खुदाई में, और विभिन्न प्रकार के तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं खुदाई में, और मकानों के भी अवशेष मिले हैं गणेश सभ्यता के। तो गणेश सभ्यता भी अपने आप में काफी विकसित थी। अब इसके बाद देखते हैं बालाथल की सभ्यता। तो बालाथल की सभ्यता, बालाथल उदयपुर नगर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभ नगर तहसील में स्थित है। तो ये हमने देखा गणेशर जो है वो नीम का थाना, कांडली नदी के उद्गम स्थल पर जिला सीकर में। तो ये बालाथल की सभ्यता जो है वो उदयपुर नगर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभ नगर तहसील में स्थित है। और बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले के उत्खनन कार्य मार्च 1993 में प्रोफेसर, अब यहाँ पर उत्खनन कार्य किन किन लोगों ने किया है उसमें देखते हैं। प्रोफेसर B.N. मिश्रा, डॉक्टर B.A. शिंदे, डॉक्टर R.K. मोहंते और डॉक्टर ललित पांडे ने किया। बालाथल का उत्खनन कार्य लगभग 1400 वर्ग मीटर में किया गया है। तो काफी एरिया है। बालाथल का जो उत्खनन कार्य है वो 1400 वर्ग मीटर में हुआ, और इसमें बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इन जो 1993 में B.N. मिश्रा और B.A. शिंदे, R.K. मोहंते और डॉक्टर ललित पांडे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस सभ्यता की खुदाई में भी बहुत सारे उपकरण, आभूषण, औजार और तमाम मकानों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि बालाथल की सभ्यता भी अपनी काफ़ी विकसित सभ्यता थी। और यहाँ के लोगों में वही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें गणेश्वर की सभ्यता में देखने को मिली। लौह युगीन संस्कृति। अब लौह युगीन संस्कृति, अभी हमने ताम्र युगीन संस्कृति देखी, अब लौह युगीन संस्कृति तात्पर्य कि ऐसी सभ्यता जिसमें लोहे का अधिक से अधिक इस्तेमाल होने लगा था, जिससे कि जो कुछ कमियां जो रह गई थी वो हमें इस संस्कृति में देखने को मिलती है। क्योंकि लोहा का जब आविष्कार या मनुष्य अच्छी प्रकार से करने लगा तो उससे के जीवन में विकास और अधिक तीव्र गति से हुआ। तो भरतपुर के नो नामक स्थान पर हमें काले और लाल मृद पात्र में मिले हैं, उनमें लोहे की उपस्थिति के अवशेष मिले हैं। लौह युग के प्रारंभ से यहाँ के इतिहास में युगांतकारी परिवर्तन हुए। इस संस्कृति के लोग साधारण पक्के मकानों में रहते थे। इन लोगों को लोहे का पर्याप्त ज्ञान हो चुका था। इस संस्कृति के लोग घोड़े का उपयोग रथ खींचने में किया करते थे, यानी घोड़े का भी ज्ञान है और लोहे का भी ज्ञान है। नोह व सुनारी में शुंग व कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्यालों और शकोरों के अलावा कुछ जलपात्र भी प्राप्त हुए हैं। तो लौह युगीन संस्कृति में अधिक से अधिक जो औजार हैं या आयुध हैं वो अधिक से अधिक लोहे के बने हुए प्राप्त हुए हैं, और जो पात्र भी मिले हैं वो भी उनमें लोहे का अंश अधिक से अधिक है। और इस सभ्यता के लोग घोड़े को जो है रथ खींचने में करते थे, और प्यारे सकोरे के अलावा कुछ और भी जलपात्र भी प्राप्त हुए हैं। तो लौह युगीन संस्कृति भी अपने आप में काफ़ी विकसित रही। इसके बाद अन्य पुरातात्विक स्थल। अब इसके अतिरिक्त कौन कौन से अन्य पुरातात्विक स्थल हैं जहाँ पर खुदाई से और भी संस्कृति के अवशेष मिले हैं, उनका नाम इस प्रकार है। नंबर 1 बागौर, ये उदयपुर में है। बागौर कहाँ पर है? उदयपुर में। जोधपुरा, ये जयपुर में है। जोधपुरा नामक जो जगह है वो जयपुर में है। इसके बाद नो भरतपुर में। इसके बाद नगरी चित्तौड़ में। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में। रैंड जयपुर में, और रंग है गंगानगर में, और नगर टोंक में। तो ये भी ऐसे स्थल हैं जहाँ
खुदाई की गई और ताम्रकालीन या लोहयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए खुदाई में। तो आज हमने ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता और उसमें हमने आहर सभ्यता और उसके निवास स्थान, मृत भांड, बर्तन, मुद्राएं, उपकरण, मणियां या आभूषण, कृषि, व्यवसाय, रहन के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त गणेश्वर की सभ्यता और बालाथल की सभ्यता के बारे में जाना और लोहयुगीन संस्कृति को भी हमने समझा। और अनुपुरातात्विक स्थल में बाबर, जोधपुरा, नौ नगरी, रेड, रंगमहल और नगर। बाबर जो उदयपुर, जोधपुरा जयपुर, नौ भरतपुर, नगरी चित्तौड़ और रेड जयपुर, रंगमहल गंगानगर और नगर टोंक में है। तो इस सभ्यता से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से मनुष्य ने पाषाणकालीन जीवन से निकलकर एक तरह से धातु युग में प्रवेश किया और धातु के ज्ञान से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उसे पहले जो उसके औजार होते थे वो अधिक से अधिक पत्थरों के बने होते थे। ये पत्थरों के औजार उतने इसके कारगर नहीं होते थे और जब धातुओं का ज्ञान हुआ, इसमें तांबा और लोहे की धातु, तो इससे उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इससे उसको औजार बनाने और विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने और इन धातुओं का जैसे शिकार करने में भी उसको बहुत बड़ी मदद मिली। तो आज हमने इस वीडियो में ताम्रपाषाण युग, आहर सभ्यता, बालाथल और गणेश्वर सभ्यता, लोहयुगीन संस्कृति को विस्तार से समझा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।